अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक गलत खबर ने लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। वालिदैन परेशान हैं कि अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएं या नहीं। एक तरफ साइंस की तहकीक है, दूसरी तरफ सिर्फ एक अफवाह है जिसकी कोई दलील नहीं, मगर इस अफवाह ने लोगों को परेशान कर दिया है। एक वाकया जिसकी वजह से दुनिया भर में हमारा मजाक बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों पेशावर में पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो वर्कर्स बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने गए। ये मुहिम जारी ही थी कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत यह खबर फैलाई गई कि जिन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं उनमें से अक्सर बच्चे बीमार हो गए हैं। देखते देखते यह खबर पूरे शहर में फैल गई। कुछ लोग मुश्तइल हुए या मुश्तइल करवाए गए। उन्होंने बुनियादी मरकज़ सेहत पर धावा बोल दिया और इमारत को आग लगा दी। मामला यहाँ नहीं रुका। पहले से कंफ्यूज्ड वालिदैन इन बढ़ती हुई अफवाहों से मजीद शक में मुब्तला हो गए। जिन्होंने अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलवाए, उन्हें वहम होने लगा कि उनका बच्चा बीमार है और अस्पताल में बच्चों का रश लग गया। मगर जब इन बच्चों का मुआयना किया गया तो पता चला कि सारे बच्चे ठीक हैं, किसी को कोई बीमारी लाहक नहीं। फिर ये सवाल उठा कि अगर कोई बीमारी नहीं तो बीमारी का कहा क्यों जा रहा है? क्या ये एक वहम था या वालिदैन को अपने बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा फिक्र थी, जिन्हें एक गलत अफवाह ने मजबूर कर दिया कि वो हिफाजती रवैया इख्तियार करें? मगर सवाल ये उठता है कि जो वालिदैन पोलियो वैक्सीन के कतरे ना पिलाने से मुताल्लिक संजीदगी से सोच भी रहे हैं, जो बहरहाल एक गलत सोच है, लेकिन उन्हें गलत सोचने पर मजबूर किसने किया? ऐसा क्या हो रहा था पेशावर में कि जो वालिदैन पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने के लिए रजामंद भी थे, उनके अंदर भी शुकूक पैदा होने लगे? सवाल के जवाब आने वाली इस वीडियो में मौजूद है। अगर हम नहीं डालते हो तो हमें पकड़ता है, एफआईआर दर्ज करता है, और अगर डाले तो ये हाल होता है। ये सारे बेहोश पड़े, ये सारे बेहोश पड़े। देखो, अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश, डालेंगे तो ये बेहोश हो जाता है। अगर नहीं डालते तो पुलिस वाले पकड़ते हैं, हमें ले जाता है। आप पोलियो नहीं डालते। इस वीडियो के बाद ये बात तो तय हो गई थी कि पोलियो मुहिम को मुतासिर करने के लिए मुनज़्ज़म और सोची समझी साजिश के तहत एक मुहिम चलाई गई है, जिससे मुल्क भर में पोलियो मुहिम मुतासिर हुई। इस्लामाबाद जैसे शहर में लोग पोलियो वैक्सीन के कतरों पर सवालात उठाने लगे। पढ़े लिखे लोग ये कहने लगे कि पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने में कोई हर्ज नहीं, मगर ये देखना ज़रूरी है कि उनकी मुद्दत ठीक है या नहीं, कहीं ये एक्सपायर्ड तो नहीं है। हालांकि ये बात तय है कि पोलियो वैक्सीन अगर एक्सपायर्ड भी हो जाए तो इससे कोई बीमारी लाहक नहीं होती, मगर लोगों के जहन में गलत बातें डाली जा रही हैं। खुद मीडिया का एक हिस्सा इस हवाले से पेश है। कुछ मेज़बान ऐसे गैर मुल्की डॉक्टर्स को बुलाकर पोलियो मुहिम पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने मुल्क में ही मुतनाज़े हैं और उनका ऐसी तंजीम के साथ ताल्लुक है जिन्हें खुद उनके मुल्क में संजीदा नहीं लिया जाता, मगर उनको बुलाकर ऐसी रिसर्च और ऐसे नज़रिए पेश किए जा रहे हैं जो ना साबित हो सके हैं, ना साइंसी दुनिया उन्हें कबूल करती है। वो बस बिना सबूतों के सिर्फ एक बहस है जिसे साइंसी तहकीक बताकर लोगों को कोशिश की जा रही है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि पोलियो एक मोहल्लिक बीमारी है जो एक वायरस से फैलती है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पोलियो का वायरस एक शख्स के ज़रिए दूसरे शख्स तक फैलता है। जब पोलियो का वायरस आपके खून में दाखिल होता है तो वो आपके नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं उन्हें ख़त्म करता है। अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि नर्वस सिस्टम, जिसे आप एसाबी निज़ाम भी कहते हैं, वो नर्व सेल्स के ज़रिए आपके जिस्म की तहरीक को कंट्रोल करता है और ये जब ये नर्व सेल्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपके जिस्म की हरकत भी रुक जाती है, जिससे इंसान मफलूज हो जाता है। इसी वजह से पोलियो की बीमारी में बाज़ लोग अपाहिज हो जाते हैं और कुछ लोगों के हाथ काम करना बंद कर देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बाज़ संजीदा केसेस में पोलियो वायरस आपके सांस लेने के निज़ाम को भी मुतासिर करता है, जिससे बोलने, खाने पीने, हत्ता के सांस लेने में भी दुश्वारी होती है, जिससे मौत भी हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पोलियो वैक्सीन किसी उम्र में भी आप पर पोलियो का वायरस हमला कर सकता है, इसलिए किसी भी उम्र में उसको पिलाना चाहिए। लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चे इस वायरस के ख़तरे में सबसे ज़्यादा होते हैं, जबकि पोलियो का कोई इलाज भी नहीं है। एक दफ़ा शख्स पोलियो की बीमारी में मुब्तला हो जाए तो ज़िंदगी भर इस बीमारी में मुब्तला रहता है। उसका वाहिद इलाज पोलियो वैक्सीन है, यानी इस बीमारी को होने से रोका जाए, हो गई तो फिर कोई इलाज नहीं है। इस वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1989 में पोलियो के खात्मे के लिए 125 ममालिक के अंदर पोलियो मुहिम का आगाज़ किया।
अब 3 ममालिक सिर्फ रह गए हैं, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जबकि नाइजीरिया भी इस साल इस फहरिस्त से निकल जाएगा और सिर्फ दो ममालिक रह जाएंगे। पाकिस्तान में फिर भी इस हवाले से मुहिम हो रही है। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है जो आपको ये बताएंगे कि यह प्रोपेगेंडा दुरुस्त है या गलत है। हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर नदीम रिजवी साहब, आप NICVD के डायरेक्टर हैं और पाकिस्तान के जो सबसे बड़े हार्ट सर्जन में शुमार किए जाते हैं। डॉक्टर इकबाल मेमन साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अब्दुल बारी खान, आप CEO हैं इंडस अस्पताल। साथ ही डॉक्टर अदीब रिजवी हमारे साथ एक मजहबी हवाले से भी तनकीद हो रही है, मुफ्ती तकी उस्मानी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले डॉक्टर नदीम रिजवी साहब, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा है पोलियो वैक्सीन के हवाले से, आप क्या कहिएगा? देखिए, एज़ फार एज़ पोलियो वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन आजकल जो अवेलेबल हैं, दे आर वेरी सेफ़ बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा ट्रायल्स के थ्रू जाती हैं। पोलियो तो अब बहुत कम जगह लिमिटेड रह गया है और पाकिस्तान में इसकी वजह ये है कि देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस, बहुत ज़्यादा लोगों को गलत फहमियाँ हैं इसके बारे में। और ये तो मैं पिछले पता नहीं कितने सालों से ये मैं सुनता आ रहा हूँ कि पोलियो के वैक्सीन पिलाने के लिए लोगों को मिसगाइड भी करते हैं, वो गार्ड्स जा रहे होते हैं। ये जितनी मर्तबा मैंने अपने ख़ुद मेरा इंग्लैंड में बच्चा पैदा हुआ है, एक दूसरी बेटी भी इंग्लैंड में पैदा हुई, तीसरा जो है बेटा वो यहाँ, एंड सब ने वहाँ भी और यहाँ भी सब ने मल्टीपल टाइम्स जब भी ज़रूरत हुई तो उनको पोलियो ड्रॉप्स मैंने ख़ुद पिलवाए हैं, हमारे घर आए हैं और वो सर्टन एज तक बिल्कुल सेफ़ हैं। आई थिंक ये बड़ी ज़्यादती है कि विदाउट एनी प्रूफ और इस तरह कर, देखिए रिएक्शन किसी को भी किसी से हो सकता है, किसी भी ड्रग से, इवन पैनाडोल, एस्प्रिन, कहीं भी अगर आप इनका वो पैम्फलेट खोल के देखिए तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो आप पढ़ें तो वो आप कहते हैं कि यार ये तो मैं लूँ ही ना, पैनाडोल से लिवर फेलियर हो जाता है, हो सकता है, लेकिन ये कितनों में होता है, ये लाख में एक मरीज़ को हो सकता है। इसी तरह पोलियो वैक्सीन जनरली बहुत सेफ़ है और इसके जो मैं आजकल मीडिया में देख रहा हूँ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है बिकॉज़ हमारा मुल्क जो है उसमें पोलियो, आप इमेजिन करें कि बच्चों को पोलियो किसी को हो जाता है आप किसी गलत फहमी की वजह से वैक्सीन की, तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर इकबाल मेमन साहब, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कतरे हैं ये पोलियो के लिए कतरे या पोलियो के लिए इंजेक्शंस, ये सबसे बहुत ही मुफीद किस्म की वैक्सीनेशन अल्हम्दुलिल्लाह कोई 30-35 साल से चल रही है दुनिया में और बहुत जगहों पे ये इस्तेमाल हुई है और उसने पोलियो जैसे मूजी मरज़ को ख़त्म करने में मदद की है। अब सवाल ये होता है कि अमूमन आप इन कतरों से कोई नुकसान होता है, तो सवाल बिल्कुल ही ऐसे है जिसके लिए जवाब देना है बग़ैर किसी सोचे समझे कि नहीं, इससे कोई नुकसान अभी तक कभी देखा नहीं गया है। हमें ये कतरे पिलाते हुए पाकिस्तान में अब 25-30 साल कम अज़ कम हो गए हैं और उसमें हमने अपनी प्रैक्टिस में, हमें अपने घर में, अपने दोस्तों के घरों में, बच्चों में सबको कतरे पिलाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान कभी नहीं देखा गया। और आजकल उस कतरों का जो नया फॉर्म है जिसको हम 2 वायरसेस के ख़िलाफ़ होता है, BOPV कहलाता है, वो और ज़्यादा सेफ़ और ज़्यादा मुनासिब वैक्सीन है जिससे अच्छा असर होगा। दूसरा सवाल अमूमन ये पूछा जाता है कि भाई अगर हम बार बार कतरे पिलाएं तो उससे नुकसान होता है। हकीकत में देखा जाए कि बार बार पिलाने से ज़्यादा मुफीद असरात पैदा होते हैं ताकि हमारे जिस्म का दिफाई निज़ाम जो है वो बेहतर मजबूत होता चला जाए, ताकि ये जरासीम जो आखिर में थोड़े बहुत इधर उधर हर जगह रह गए हैं वो अगर हमलावर हों भी तो हमारे बच्चों को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा सकें। और तीसरा ये कि अगर एक्सपायर्ड हैं तो एक्सपायर्ड वैक्सीन जो है वो किसी किस्म का नुकसान नहीं करती। और मैंने कई मरतबा टेलीविज़न शोज़ पे और रेडियो पे और अलावा यहाँ पे मरीज़ों को खुद एक्सपायर्ड कतरे पी के दिखाए हैं कि मैं खुद पूरा वायल यानी 20 डोज एक साथ पिए, वो भी एक्सपायर्ड वैक्सीन के, और हमें पता है कि उससे कोई नुकसान नहीं है, जब भी तो मैं पीऊँगा, वरना मेहमान आदमी कैसे नुकसान कर सकता है अपना। तो हमने 20 कतरे एक्सपायर्ड वैक्सीन के एक साथ पिए हैं, जिसका मतलब है 20 डोजेज़, 20 कतरे नहीं 20 डोजेज़। वो पूरी बोतल मैंने अपने मुंह में उंडेल दी और पिला के दिखाया। ये एक मरतबा नहीं किया, मैंने 3-4 मरतबा किया है और ये कहीं पे भी किसी किस्म का एविडेंस नुकसान वाला नहीं है।
और फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर वो एक्सपायर्ड भी है तो भी कोई नुकसान नहीं है, इसमें किसी किस्म का। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, ज़ाहिर है इंडस अस्पताल मुफ्त इलाज करता है मरीजों का, तो आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट और ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप क्या कहिएगा? ज़ाहिर है वालिदैन परेशान हैं जब से ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है। देखिए, मेरे ख्याल में ये आपकी, जैसे आपने कहा, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, और ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है। इससे जो है ना, अगर ये नहीं पिलाए गए उनको, बच्चों को, तो हम इसका खमियाजा भुगतेंगे। और इसमें मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ कि मेरे अपने पीडियाट्रिशियन से भी बात हुई थी, और वो लोग तो यहाँ पर, क्योंकि लोग हमारे पास हर किस्म के लोग आते हैं हमारे पास, हमारे यहाँ पर भी वैक्सीनेशन होती है, और वो आके पूछते हैं और यही चीज़ें सवाल करते हैं। तो हमारे पीडियाट्रिशियन तो वो मुझे बता रहे थे कि वो उन्होंने खुद वैक्सीन खोला और ख़ुद पी लिया। कहते जब मैं पी सकता हूँ तो मैं कैसी चीज़ आपको पिलाऊंगा? तो वो, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई ऐसी है, बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। और मेरे ख्याल में एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हम सबको इसको नेगेट करना चाहिए कि इसमें कोई ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है इसके अंदर। डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, बानी सरबराह SIUT भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर आप एक मोतबर नाम है, आपकी इज्जत, आपका मर्तबा पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों के दिलों में बहुत ज़्यादा है। आप इस हवाले से क्या कहिएगा? आप देखिए, तमाम दुनिया में पोलियो करीब एलिमिनेट हो गई है, और एलिमिनेट होने की वजह कि जो उसका वैक्सीनेशन हुआ है उससे हुई है। और मेरा ख्याल है कि ये इसेंशियल है कि हम अपने बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए उनको वैक्सीनेट करें, और इसमें किसी किस्म की कोई नुकसान की गुंजाइश नहीं है कि इससे नुकसान होगा कोई। देखिए, अगर ऐसा होता तो बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर कि वैक्सीनेशन हुआ है और कोई नुकसान, कोई खराबी वैक्सीनेशन की वजह से नहीं हुई है। ये वैक्सीनेशन, देखिए, स्मॉल पॉक्स था, उसका भी वैक्सीनेशन शुरू हुआ, प्लेग का भी वैक्सीनेशन शुरू हुआ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका वैक्सीनेशन हुआ, और वैक्सीनेशन ने इंसान की ज़िंदगी बढ़ा दी, उसकी तंदुरुस्ती बढ़ा दी, और एक फोर्सफुल वजह बन गई कि वैक्सीनेशन किया जाए। बहुत शुक्रिया। माहिराना राय सुनी, साथ ही मजहबी एंगल से भी कोशिश की जाती है कि इस मामले पर तनकीद की जाए, एक एजेंडा करार दिया जाए। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मौजूद हैं। तकी उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया। तकी उस्मानी साहब, ज़ाहिर एक बासर आवाज़ है आपकी, और जब हमने बात की तो आपने खुद ने कहा कि मैं पहले इस मामले पर तहकीक करूं। आपने अब तफसील से तहकीक की है। पोलियो के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, एजेंडा, एंगल, मजहब, सबका इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जब ये मसला उठा तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई किसी बीमारी को दूर करने के लिए कोई मुहिम चलाई जाए, और खास पोलियो भी बच्चों की बीमारी होती है तो बड़ी परेशान कुन होती है। तो जब उसके बारे में कुछ शुकूक व शुबात हुए तो मैंने अपने गैर जानिबदार डॉक्टरों से उसकी तहकीक की। तो उन्होंने बताया कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और ये खामखा ऐसे प्रोपेगेंडा है। तो उन्होंने मुझे अपने मेरे जो मुतमद और मुस्तनद डॉक्टर साहिबान, क्योंकि मसला जो है वो मसला दीनी नहीं है, मसला हमें फार्मास्यूटिकल है, इसलिए कि ये पता चलना चाहिए कि उसकी अज्जा क्या क्या है। तो जिन लोगों ने उसकी तहकीक करके मुझे बताया तो यही बताया कि उसमें कोई ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है। बात यह है कि इसकी मुहिम में बसा औकात बहुत जबर और तशद्दुद से भी काम लिया गया है, और लोगों के घरों में प्राइवेसी उनकी पामाल करके लोग दाखिल हुए, जिसके कुछ वाक़यात हमारे इल्म में आए। उसकी वजह से एक शुकुबात पैदा हो रहे हैं कि आखिर इतनी ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है। और मेरे पास भी उसकी टीम आई थी, तो मैंने उनसे यही कहा था कि भाई उसको एक मुनासिब तरीके से और मुस्बत अंदाज में आप काम करें। लोगों के घरों में घुसकर लोगों को मजबूर करना, और बहुत उसकी लड़ाई तक हो गई बहुत सी जगहों पर, तो ऐसा ना करें। उसको एक इंतहाई
तरगीबी मुहिम के तौर पर इस्तेमाल करें, उसको जबरदस्ती सब आप समझते हैं, मगर क्योंकि जब लोग नहीं पिलवाते अपने बच्चों को तो कार्य सरकार में मुदाखलत ख्याल की जाती है और बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा इससे ज़बरदस्ती की जाती है कि लोगों को फिर आप कहेंगे कि रुकावट ना बने, पिलवाएं अपने बच्चों को कतरे। जी जी, मैं कहता हूँ लोगों से, और मैं खुद पता नहीं कितनी मरतबा पी चुका हूँ पोलियो के कतरे, क्योंकि जब भी सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ वो उसके बगैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो यहाँ हमने भी अपने बच्चों को पिलाए हैं, हमने खुद भी पिए हैं, हालांकि बड़ों को आमतौर से जरूरत नहीं होती। साहब बहुत शुक्रिया। हमारे मुआविन वज़ीर आज़म इमरान खान बराए इंसदादे पोलियो मौजूद हैं। बाबर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप, ज़ाहिर है रेजिस्टेंस आई, लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने डॉक्टर्स हजरात से बात की और उन सब ने कहा कि कोई ख़तरा नहीं है, बार बार पीना चाहिए बच्चों में ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो। काफ़ी नेगेटिव और साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से बात और एक्सपायर्ड वैक्सीन की बात, ये सब चीज़ें सामने आ रही थी। हमारा प्रोग्राम जो है ये बीमारी के रोकथाम का प्रोग्राम नहीं है, ये एक वायरस के मुकम्मल खात्मे का प्रोग्राम है। तो थोड़ा सा जो इशू है वो ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी गटर के पानी में, आप कराची में हैं, अब कराची जो है वो पाकिस्तान का कोर रिजर्वायर है, वहाँ पे हमारे पास एविडेंस है कि कराची के कौन कौन से इलाकों में गटर के पानी में कितनी परसेंटेज है पोलियो वायरस की। जहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा होती है यानी कोर रिजर्वायर में, वहाँ जो है वो एक एवरेज पे 40 से 45 दिनों के दरमियान पोलियो टीम बार बार आके बच्चे को दोबारा प्रोटेक्ट करती है जब तक बच्चे की उम्र 5 साल नहीं हो जाती। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग समझते हैं कि ये लोगों को क्लियर नहीं है, वो कहते हैं जी बार बार आप क्यों आ रहे हैं, एक ही दवाई, हमें बीमारी नजर नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं नजर आ रही क्योंकि 1994 से अब तक पोलियो प्रोग्राम की वजह से आप 22,000 से पैरालिसिस को कम करके सिर्फ 8 पे ले आए हैं, और 8 से 0 पे जाने के लिए जब तक एनवायरनमेंट में वायरस मौजूद है, शाहजेब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये प्लीज ये मैसेज दीजिएगा, जब तक गटर के पानी में वायरस जिंदा है आपका बच्चा पोलियो से प्रोटेक्टेड नहीं है, आपने उसको प्रोटेक्टेड रखना है। एक तो पता नहीं अजीबो गरीब, ये जियो ने तो ज़बरदस्त रोल अदा किया, कुछ टीवी चैनल्स ने अजीबो गरीब बातें की। एक तो शाहजेब ये मैं एक बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान से पोलियो वैक्सीन हरगिज नहीं आती, ना कभी आई है ना कभी आएगी, हिंदुस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पोलियो वैक्सीन बायोफार्मा बना रहा है, इंडोनेशिया की कंपनी है, आलमी इदारा सेहत उसको क्रॉस वैलिडेट करके उसको एक एक बैच को चेक करके पाकिस्तान में लाता है। ये नामुमकिन है कि एक वैक्सीन जो है वो एक मुल्क ने, इंडोनेशिया ने मैन्युफैक्चर की है, वो पाकिस्तान में यूज हो रही है, वो अफगानिस्तान में यूज हो रही है, सोमालिया में यूज हो रही है, नाइजीरिया में यूज हो रही है, और पूरी दुनिया में वो खैबर पुख्तनख्वा के एक शहर के एक स्कूल की उसी क्लास में रिएक्शन कॉज कर देती है जहां पे रिफ्यूजल है, वो ही नहीं इससे पहले। मतलब इसके अलावा जो कंसर्न है कि एक्सपायर्ड वैक्सीनेशन ना हो, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, साथ में जो टीम आती है पोलियो की वो पोलियो की ही टीम होती है, जाहिर है लोगों को होता है कि हम पिलवाएं ना पिलवाएं, अपने चार दीवारी में आने दें ना आने दें, इस हवाले से क्या कहेंगे जो लोगों के कंसर्न है? पोलियो वैक्सीन किसी किस्म का कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर ये एक्सपायर हो जाए तो बॉटल के ऊपर एक ब्लू कलर का दायरा है जिसमें व्हाइट कलर का बॉक्स है, वो ब्लैक हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि पोलियो वैक्सीन अपनी अफादियत खो चुकी है। इसका यह मतलब नहीं है कि पोलियो वैक्सीन खुदा ना ख्वास्ता कुछ कर देगी किसी को, यानी पोलियो वैक्सीन जो है वो अपनी अफादियत, उसका जो इम्पैक्ट है बच्चे को प्रोटेक्ट करने का, वो लूज कर चुकी है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो कुछ और कर देगी खुदा ना खास्ता बच्चे को। पोलियो टीम जो है, ये जो अभी एक टीवी चैनल्स पे कुछ क्लिप चल रहे हैं कि ये पोलियो वाले हैं या नहीं है, ये मुझे भी जरा ताजुब है, इसकी मैं भी तहकीकात भी मैंने करवा दी है कि क्योंकि याद रखें शाहजेब की पोलियो टीम का एक क्राइटेरिया है कि उन्होंने उसी इलाके का होना है, ये मिनिमल क्राइटेरिया है। उसके बगैर पोलियो टीम, ये नहीं हो सकता शाहजेब कि आप अगर डीएचए में रहते हैं तो मैं क्लिफ्टन की टीम्स को आपके घर भिजवा दूंगा, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वो उसी कम्युनिटी का, और इसका रीजन क्या है कि अनफॉर्चुनेटली जो एबटाबाद में हुआ पोस्ट शकील अफरीदी, हमें ये जरूरी था कि हम उसी कम्युनिटी के लोग हों ताकि ये मिसट्रस्ट जो लोगों में फैला हुआ है इसको कम किया जाए। अब हम एक पब्लिक रिसर्च सेल की तरफ जा रहे हैं, एक टोल फ्री नंबर जो हम पेरेंट्स को दे रहे हैं, और वो पेरेंट्स जो है उस टोल फ्री नंबर पे किसी भी वक्त 24/7 किसी भी मालूमात उनको मेडिसिन के हवाले से हो, पोलियो टीम के आइडेंटिटीज के हवाले से, वील बी देयर टू रिस्पॉन्ड टू पेरेंट्स। जी बहुत शुक्रिया बाबर बिन अता। अपने बच्चों को ज़रूर पोलियो के खतरे पिलवाइए, उनका मुस्तकबिल बचाइए। अब जी जहाँ ये बात हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की है, वहीं इसका ताल्लुक हमारी इज्जत नफ्स से भी है। आप किसी मुल्क का सफ़र करेंगे, आपको वहाँ रोका जाएगा, आपके बच्चों का पोलियो सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आपका भी, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि कोई मुल्क नहीं चाहता
कि किसी और मुल्क से उनके मुल्क में पोलियो की बीमारी फैले, जिसे वो सालों की मेहनत से ख़त्म कर चुके हैं। अलबत्ता जब आप उम्रा और हज के लिए भी जाते हैं तो आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर ही गुजारा जाता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कह रहे थे कि मैं जब जाता हूं तो मुझे पीने पड़ते हैं। इस अलमिया के बावजूद हम यहाँ अपने पोलियो वर्कर्स पर हमले कर रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुँचा रहे हैं, बिना समझे कि वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ही काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब ऐसी अफवाहें फैलाई जाएंगी, बिना सोचे समझे उन पर यकीन भी किया जाए, तो फिर हम दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर अपनी नई नस्ल के मुस्तकबिल को दाव पर लगा रहे हैं, जो किसी भी तरीके से एक अच्छी बात नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। अहम बात यह है कि बार बार असद उमर साहब हवाला देते थे डॉक्टर हफीज़ पाशा का कि वो कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं थी। अब डॉक्टर हफीज़ पाशा असद उमर साहब की पॉलिसीज़ के बारे में क्या कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ के बारे में ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। मैन हु इन माई बुक्स, और मैं बार बार ये बोलता हूँ, मैं वज़ीर आज़म को 3-4 दफ़ा बोल चुका हूँ, दी नंबर 1 इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान ऑफ हिज जनरेशन हफीज़ पाशा साहब, इट्स अ रियल ऑनर टू बी हियर। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि वो 4.5% सही थी या वो स्टेटिस्टिकल जगलरी के तहत एग्जैजरेटेड थी, तो खुदा का वास्ता असद उमर की कोई बात ना सुनना, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हफीज पाशा के आर्टिकल्स पढ़ लें जो पिछले 3 साल से लिख रहे हैं, और आपको पता चल जाएगा हकीकत के वो 4.5% की भी हकीकत क्या थी। असद उमर डॉक्टर हफीज़ पाशा को बेहतरीन, पाकिस्तान का बेहतरीन इकोनॉमिस्ट करार देते रहे हैं, कहते रहे, मैं वज़ीर आज़म से भी कहता हूं, उनकी किताब के हवाले देते रहे हैं, आर्टिकल्स के हवाले देते रहे हैं इसहाक डार की मुआशी पॉलिसीज़ को चार्जशीट करने के लिए। सिर्फ असद उमर ही नहीं, जो वज़ीर रेवेन्यू है हमाद अज़हर साहब, जो बात असद उमर कहा करते थे, अगले दिन वो वही बात दोहराते नजर आते थे। असद उमर ने कहा ICU से निकाल लिया, जनरल वार्ड में ले आए, हमाद अज़हर ने दोहरा दिया। ये बात हफीज़ पाशा के हवाले से असद उमर ने की, तो 2 दिन बाद फिर हमाद अज़हर साहब ने दोहरा दी। अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता तो डॉक्टर हफीज़ पाशा की किताब पढ़ें, पूरे 2 चैप्टर उसमें दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, रात को मैंने बैठ के पढ़ी है वो, कि जनाब कि किस तरह इसहाक डार ने मईशत के गलत आदाद शुमार दिए पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को मैनिपुलेट करके। ख़ास तौर पे जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं, मैं उनसे कहूँगा कि और कुछ नहीं तो वो चैप्टर नंबर 10 ज़रूर पढ़ें। मीडिया को दर्ज देते रहे कि हफीज़ पाशा साहब की किताब पढ़ें। अब हफीज़ पाशा साहब कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने IMF के पास जाने की तैयारी ही नहीं की थी, अपना फ्रेमवर्क कोई बनाया ही नहीं था, नवंबर में एक सही फ्रेमवर्क के साथ ये हुकूमत गई ही नहीं। डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना। और साहब, ज़ाहिर है एक मोतबर नाम है आप, हुकूमत अपोजिशन सब आपके एनालिसिस को कोट भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। आप कह रहे हैं कि एक प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं इस हुकूमत ने बनाया। वज़ीर ख़ज़ाना जब असद उमर थे, जिससे IMF के पास जाते, एक सही लेवल पर निगोशिएट करते IMF से पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसी। मेरा जो ख्याल है कि जब ये नई हुकूमत आई थी, उनके पास एक कमिटमेंट्स भी थे, मैनिफेस्टो भी था, अलबत्ता हालात काफ़ी हद तक ख़राब थे, तो कम से कम उन्हें ये करना चाहिए था कि एक माशी फ्रेमवर्क या ढांचा बनाकर अपनी इनिशिएटिव पर, जिसमें अब टारगेट्स जो हैं अगले 3 से 5 साल के मुकर्रर करते और उनको किस तरह हासिल करना चाहिए, वो रिफॉर्म एजेंडा पूरा डिटेल में तैयार करके हमें IMF को पेश करना चाहिए था। इसलिए कि हम एक सवरिन मुल्क हैं, एक बड़ा मुल्क है, और हमारे यहाँ इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से काफ़ी ऐसी कैपेसिटी भी है, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा है, तो लिहाजा मेरा ख्याल ये था कि इस तरह का एक ढांचा पेश करना बहुत ज़रूरी था, मगर शायद वो उस वक्त पेश नहीं किया गया। और जब नवंबर में टीम आई है और फिर फरवरी में उन्होंने एक फ्रेमवर्क फाइनलाइज किया है, और उस फ्रेमवर्क से ये काफ़ी ये वाज़ेह होता है कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो हमारे ख्याल में उस वक्त नहीं आया था, और उस पर अब आखिरी मिशन जब आएगा तो उस पर हमें यकीनन बात करना चाहिए। उमर तो ये बताते रहे कि IMF की शराइत बड़ी सख्त थी नवंबर में, हमने अब उनको नरम कराने में कामयाब हुए, हालांकि समझ में नहीं आ रहा था कि रियल इफेक्टिव रेट है अब रुपए का, उससे ऊपर क्या कहता है IMF, शरह सूद महंगाई से ऊपर है, उससे ऊपर क्या कहता है IMF, मगर वो बहरहाल ये कहते रहे कि तैयारी का नहीं बता रहे थे, बल्कि ये कह रहे थे उनकी शराइत बड़ी सख्त थी उस वक्त। देखिए, जो मुझे अंदाज़ा है, अभी तक तो फ्रेमवर्क तो पब्लिक लेवल पे आया नहीं है, ना तो वो पार्लियामेंट में पेश हुआ है, मगर अंदाज़ा ये है कि चूँकि इकानमी की परफॉर्मेंस ख़ास तौर पे जो बजटरी फ्रंट पे काफ़ी हद तक कमज़ोर और नामुनासिब रही है,
तो ख़तरा इस बात का है कि उसको ठीक करने के लिए अब उससे भी ज़्यादा सख्त इक़दाम लेने पड़ेंगे जो साल के आगाज़ में शायद ना लेना पड़े। अब आप देखिए कि रेवेन्यूज़ में बहुत कम इजाफा है, ख़र्चों में बेतहाशा इजाफा है, आपने डेवलपमेंट स्पेंडिंग को काट दिया, उसके बावजूद आपका खसारा जो है वो तकरीबन 2800 अरब से भी ज़्यादा होगा, जो कि हमारे टारगेट से तकरीबन 600 से 700 अरब ज़्यादा होगा। तो लिहाजा ये चीज़ वाज़े हो गई है कि ख़ास तौर पे फ़िस्कल फ्रंट पे हालात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं और उसके नतीजे में एक्शन और लेना पड़ेगा। अलबत्ता करंट अकाउंट डेफिसिट में कुछ कमी आई है, ये हमें मानना पड़ेगा। $4 बिलियन की कमी आई है और इंशाअल्लाह साल ख़त्म होने तक तकरीबन $7 अरब की कमी आ जाएगी, 19 से 12 अरब डॉलर। तो वहाँ कुछ कामयाबी हुई है, मगर एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ है। तो लिहाजा एक्सपोर्ट्स की तरफ हमें तवज्जो देना पड़ेगा और उस पर भी काम करना पड़ेगा। अगर आपने ये भी कहा कि इस हुकूमत के पास, आप कहते हैं कि जो आपका पूरी तकरीर थी उसका जो मतन शाया हुआ कि इस हुकूमत के पास कैपेसिटी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है, इस एरिया में इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, तो मौजूदा हुकूमत, और आप ये भी कहते हैं कि कोई मस्बत सिग्नल जाए प्राइवेट सेक्टर को, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। तो इस गवर्नमेंट ने तो दावा किया कि हमने बड़ा मस्बत सिग्नल दिया है प्राइवेट सेक्टर को, बड़े इंसेंटिव्स दिए हैं प्राइवेट सेक्टर को। देखिए, जब पहला मिनी बजट आया था सितंबर में, तो उसका जो मैसेज था वो ये था कि हम बजट डेफिसिट को कम करना चाहते हैं, हम रेवेन्यूज़ को बढ़ाना चाहते हैं और हमने डेवलपमेंट स्पेंडिंग को 225 अरब कम कर दिया है। तो ये जो पहला इशारा था वो इस तरफ था कि हम डेफिसिट कम करेंगे। फिर जब जनवरी में मिनी बजट पेश किया गया तो उसका जो मैसेज था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, बहुत से मराद दिए गए और ख़र्चों में इजाफा होता रहा। तो कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेजेस हैव बीन कन्वेड बाय दिस गवर्नमेंट और इस बात का हमें अफसोस है। हमें कोशिश मुसलसल ये करनी चाहिए थी कि रेवेन्यूज़ में इजाफा करें, हम रिफॉर्म्स लाएं, ब्रॉड बेसिंग करें, ख़र्चों में ऑपरेटिंग कॉस्ट्स में ख़ास तौर पे कमी करें। उसके बजाय हमने जाके डेवलपमेंट स्पेंडिंग में 25 से 30% कम कर दिया, जिसके नतीजे में इकोनॉमी में स्लो डाउन का एक बहुत बड़ी वजह यह कटौती थी। एग्जैक्टली कहाँ ये फेल हुए? ज़ाहिर एक अलग वजीर भी है, सारी जिम्मेदारी मसूद उमर पर तो नहीं डाली जा सकती। हमाद अजहर साहब हैं रेवेन्यू के खास तौर पर मिनिस्टर, ये दावा तो बहुत था कि रेवेन्यू बहुत आएगा जब हम हुकूमत में आएंगे। कहाँ फेल हुए हैं, ये कहाँ नाकाम हुए? देखिए, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मुश्किलात हैं वो हमारा इनकम टैक्स के निज़ाम में है। हमने ये किया और ये जाते जाते मुस्लिम लीग की हुकूमत ने भी किया था कि वो एग्जेम्पशन लिमिट को 4 लाख से 12 लाख बढ़ा दिया। आने वाली हुकूमत ने इसको तब्दील नहीं किया, उसके नतीजे में तकरीबन 90 अरब का लॉस है। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा था कि गाड़ियाँ ख़रीदने के जो परमिशन है वो सिर्फ उनको होगी जो फाइलर्स हैं। इस गवर्नमेंट ने उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। फिर तीसरी तरफ आपने ये कहा था कि हम कोशिश करेंगे प्रॉपर्टीज़ और इस तरह के चीज़ों पर हम ब्रॉड बेसिंग करें और रेवेन्यूज़ ज़्यादा कलेक्ट करें, ये हमें नज़र नहीं आया। तो नतीजा ये कि आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट की जो रेवेन्यूज़ हैं उनमें मुश्किल से अभी तक 3 से 4% का इजाफा है और साल ख़त्म होने तक हो सकता है कि 400 अरब से भी ज़्यादा शॉर्टफॉल पैदा हो। इसको देखते हुए IMF आप पर बहुत प्रेशर डालेगी कि आप रेवेन्यूज़ को फिर वापस अब एक ऐसे तेज़ रफ्तार में लाएँ, 25 से 30% इजाफा करें। वो एक स्लो मूविंग इकॉनमी जो 3 से 3.5% पे ग्रो कर रही है, उस पर अगर आप इतना बड़ा बोझ डालेंगे तो मुझे ये कहना पड़ता है कि शायद इकॉनमी बिल्कुल आपकी रुक जाए और एब्सोल्यूट स्टैंड स्टिल पे हालात हो। शुक्रिया। हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोई अच्छी पिक्चर मईशत की नज़र नहीं आ रही, मगर दावा यह है कि माफियाओं से हुकूमत मुकाबला कर रही है, मगर उसमें भी सूरत हाल बरक्स है। माफियाओं से मुकाबला किया या माफियाओं के आगे सरेंडर किया? माफियाओं ने क्या भरपूर फ़ायदा उठाया इस हुकूमत में आने के बाद? तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, सवाल उठ रहा है कि इमरान खान जो दूसरों की अपोजिशन की बातें करते हैं, दूसरों के एहतसाब की बातें करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के हवाले से खामोश क्यों है? BRT पर सवाल उठा, पेशावर मेट्रो पर, मगर इमरान खान अब तक खामोश हैं। ना कोई इंक्वायरी ऑर्डर की है, ना ही कोई तहकीकात अब तक सामने आई है। साथ ही मालम जब्बा का केस सामने आया, ना कोई तहकीकात, ना कोई ट्वीट, कोई बयान इमरान खान का इस हवाले से भी सामने नहीं आया है।
पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में घोस्ट स्कूलों के साथ साथ घोस्ट बच्चों का मामला सामने आया। तफसीलात हमने अपने प्रोग्राम में सामने रखी। इमरान खान का ना कोई बयान सामने आया, ना ही कोई तहकीकात सामने आई। फिर बिलियन ट्री सुनामी तहरीक इंसाफ का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको बहुत ज़्यादा इमरान खान ने मार्केट किया, इलेक्शन में भी उसको मार्केट करते रहे। इलेक्शन जीतने के बाद कहा कि 1 अरब दरख्त लगाए थे खैबर पख्तूनख्वा में, 10 अरब दरख्त लगाएंगे पूरे मुल्क में। अब अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी पर सवालात उठा रही है कि उसमें माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, दरख्त उतने लगे नहीं जितना दावा किया गया था। मुख्तलिफ एरियाज़ में जा रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपोजिशन की तनकीद का जवाब तनकीद से ही दे रही है। इमरान खान ना कोई ट्वीट कर रहे हैं, ना कोई इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हैं। शफाफ तरीके से तहरीक इंसाफ बहुत सारे मामलात में अभी तक सामने नहीं आई है। एक एहतसाब कमीशन जो बना उसके सरबराह छोड़ गए थे, फिर एहतसाब का क्या मामला खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, अभी तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस हवाले से जवाब नहीं दे पाई है। बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से क्या कहते रहे हैं इमरान खान साहब, की जरा सुनिए। हमने 3 साल में फैसला किया था 1 अरब दरख्त उगाना। 4 सालों में 1 अरब 18 करोड़ दरख्त लगाए। खैबर पख्तूनख्वा में 3 सालों के अंदर 1 अरब 18 करोड़ दरख्त लगाए हमने। ये मुसलसल ये बातें करते रहे कि 1 अरब दरख्त लगाए हैं, 1 अरब 18 करोड़ दरख्त लगाए हैं। अब अपोजिशन सवाल उठा रही है मगर कोई जवाब वाज़ेह तौर पर मुकम्मल ऑडिटेड रिपोर्ट्स के साथ तहरीक इंसाफ की तरफ से आ नहीं रहा है। इमरान खान भी इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। 10 अरब दरख्त लगाने का बहरहाल तहरीक इंसाफ ने दावा किया है, मगर 1 अरब दरख्त लगाने की बात मुसलसल मुल्क में इमरान खान करते रहे। अब वो चाइना में हैं, चाइना में दरख्तों के हवाले से उन्होंने क्या कहा, ज़रा देखिए। In the last 5 years, we successfully planted 5 billion trees in one of our provinces called KP. Now we have launched a nationwide project to plant 10 billion trees in the next 5 years. तकरीर पढ़कर कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान। 1 अरब दरख्त लगाने की बात हमेशा पाकिस्तान में करते रहे, चाइना में 5 अरब दरख्त लगाने का कह दिया कि हमने 5 साल में खैबर पख्तूनख्वा में लगाए। यकीनन स्लिप ऑफ टंग ही होगा तहरीरी तकरीर में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।